इवनिंग सर। हाँ, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन से। एडवांस का आपका क्वेश्चन पूछ रखा है, समझ गए। और आसान क्वेश्चन है कि दो लाइन दिया रखा है, समझ गए, वो इंटरसेक्ट कर रहा। तो क्या करने, इसको L1 मान लिए, उसको क्या बराबर मान लिए, लेमडा बराबर। और अपने को पता है कि दो लाइन क्या करता है, अगर इंटरसेक्ट करता है तो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, इक्वल होगा, समझ गए। तो इसको क्या करेंगे, लेमडा बराबर मान लेते, जनरल पॉइंट ऑन L1 कितना आ जाएगा। तो L1 के लिए जनरल पॉइंट कितना आ जाएगा, के लेमडा आ जाएगा, के लेमडा प्लस 1, फिर क्या आ जाएगा 2 लेमडा प्लस 2, और क्या आ जाएगा 3 लेमडा प्लस 3 आ जाएगा। इसी तरह मान लेते हैं जनरल पॉइंट L2, इसको मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। L2 क्या आ जाएगा, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, y माइनस 3 डिवाइडेड बाई k, इसके बाद क्या आएगा z माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2, इसको मान लेते हैं म्यू, समझ गए। तो क्या आ जाएगा, जनरल L2 का जनरल पॉइंट क्या आ जाएगा अपना 3 म्यू प्लस 2, फिर k म्यू प्लस 3, और क्या आ जाएगा 2 म्यू प्लस 1। अब फोर इंटरसेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या आ जाएगा, k लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 2, फिर यहां से क्या आ जाएगा 2 लेमडा प्लस 2 इज इक्वल टू k म्यू प्लस 3, और यहां से क्या आ जाएगा 3 लेमडा प्लस 3 इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1, और लेमडा और म्यू में क्या बना लेते हैं इक्वेशन। तो क्या आ जाएगा, k लेमडा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू कितना चल जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 1, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। ये क्या आ जाएगा 2 लेमडा माइनस k म्यू इज इक्वल टू, ये भी बन जाएगा, इसको मान लेते हैं सेकेंड। और ये क्या आ जाएगा 3 लेमडा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब क्या कीजिए, किसी भी दो इक्वेशन को क्या कर लेते हैं हम लोग, सॉल्व करके लेमडा और म्यू का वैल्यू निकालते हैं। अब वो 100% तीसरा में सेटिस्फाई होगा, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी बोल रखा है कि इंटरसेक्ट है, तो इंटरसेक्ट है तो वो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, समझ गए। तो हम लोग क्या करते हैं कि सब, इसमें तो के है, इसमें लेमडा के म्यू, इसमें देख लेते हैं फर्स्ट और सेकंड, किसी को भी दो को सॉल्व कर लीजिए, समझ, किसी को भी दो को सॉल्व कर लीजिए, तीसरा में ये कर दीजिए। तो क्या करते हैं, इस तरफ के म्यू म्यू को कैंसिल यहां से करना है, यहां से देखो म्यू म्यू कैंसिल हो जाएगा, यहां ज्यादा फर्स्ट और थर्ड में, समझ रहा, फर्स्ट और थर्ड में क्या कर लेते हैं, म्यू को क्या करते हैं कैंसिल कर लेते हैं, तो इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 2 म्यू है। तो क्या करते हैं, फर्स्ट को क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और साइन दोनों का सेम है तो इसलिए माइनस कर लेते हैं, और 2 को क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट को 2 मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा 2k लेमडा माइनस 6 म्यू इज इक्वल टू 2, इससे 2 से इसको 3 मल्टीप्लाई किए, क्या मल्टीप्लाई किए 2 मल्टीप्लाई किए ना, तो 2k लेमडा माइनस 6 म्यू इज इक्वल टू 2, इसको क्या किए हैं 3 से मल्टीप्लाई किए, तो क्या आ जाएगा 9 लेमडा माइनस 6 म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई किए 6, क्या आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से क्या ले लेते हैं, यहाँ से लेमडा कॉमन लेते हैं, आएगा 2k माइनस 9, और इस तरफ क्या बन गया ये अच्छा कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 माइनस 6, यानी कितना बन जाएगा -4, जबकि यहाँ पर आ रहा था क्या हम लोग का कि लेमडा का वैल्यू 8 आ रहा था, एक्चुअली -6 होना चाहिए था, ये -2 हो रहा है क्या, बिल्कुल ये -2 हो रहा है, इस तरफ गया था -2, तो ये भी अपना हो गया क्या, ये तो हो गया, इस तरफ आ जाएगा -6, तो ये क्या बन जाएगा प्लस, इस तरफ क्या बन जाएगा 8, तो क्या आ जाएगा अपना लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2k माइनस 9 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, म्यू का वैल्यू निकालने के लिए लेमडा का वैल्यू किस में पुट कर देते हैं, इसी में पुट कर देते हैं, समझ गए कि क्या करते हैं पुट, थोड़ा मिटा लेते हैं, समझ गए बात को। क्या करते हैं पुट लेमडा इन थर्ड, ताकि म्यू का वैल्यू आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2 म्यू इक्वल टू क्या बन जाएगा, इसको 2 म्यू किस तरफ देते हैं, इसको इस तरफ लेते आ जाते हैं, तो 2 म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 म्यू इज इक्वल टू 2 म्यू को इस तरफ, इसको इस तरफ, तो क्या आ जाएगा 3 लेमडा, लेमडा का स्थान पर क्या कर लेते हैं 8 डिवाइडेड बाई 2k माइनस 9, और इसको इस तरफ से, और क्या आ जाएगा +2, तो क्या आ जाएगा 2 म्यू इज इक्वल टू 2k माइनस 9, एलसीएम ले लिए, तो इस तरफ क्या आ गया 24, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो IGT उतर जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा 2 को इससे करेंगे तो 4k, और क्या आ जाएगा -18, तो यहाँ से क्या आ गया 2 म्यू इज इक्वल टू
4k और कितना बन जाएगा +6 और म्यू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 4k, अच्छा 2k - 9 तो हो गई ना, समझ गए। तो अपना म्यू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इस तरफ लिख लेते हैं, म्यू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 4k + 6 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ये 2 नीचे आ जाएगा और क्या लिखा जाएगा 2k - 9। ऊपर से एलसीएम ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं और 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा और क्या बन जाएगा 2k + 3 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2k - 9। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, समझ में आ रहा बात को? अरे समझ में आ रहा है, तुम लोग छाप रहा है, आ रहा है समझ में? तो यहाँ लेमडा और म्यू का वैल्यू आ गया। अब क्या करते हैं, हम लोग का मकसद भी था क्या लेमडा और म्यू का वैल्यू निकालना। अब जिसमें लेमडा 1 और 3 का यूज करके क्या किया, लेमडा और म्यू का वैल्यू निकाले। अब क्या करते हैं, उसको सेकंड में सेटिस्फाई करवा देते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन है तो वो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, समझ गया। तो अब क्या करते हैं, फ्रॉम 2 से पुट, हाँ इसी में कर देते हैं पुट लेमडा एंड म्यू इन सेकेंड। तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स लेमडा का वैल्यू क्या आ गया है, लेमडा का वैल्यू कहाँ आ गया 8/2k - 9 और माइनस के और म्यू का वैल्यू क्या है ये 2k + 3 और डिवाइडेड बाई 2k - 9 इज इक्वल टू क्या है 1 इज इक्वल टू है क्या 1 इज इक्वल टू है 1। तो इस तरफ से 2k - 9 एलसीएम आ गया, 2k - 9 से तो ऊपर क्या बच गया 16 और यहाँ क्या बच गया -2k² और -3 सही है ना, 16 - 2k² -3 और इज इक्वल टू इस तरफ क्या बन गया -3k बचेगा ना जी, -3k ना, -2k² -3k इज इक्वल टू 2k - 9। तो इस तरफ क्या बन गया -2k² और इस तरफ आ गया -5k और ये इस तरफ आ गया तो हो गया 25 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो इसको ले लेते हैं 2k² + 5k और -25 इज इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 25 दूना 50 और इसको 10 और 5 में कर लेते हैं, 10 और 5 में कितना आ जाएगा, कितना जगह लेगा जी, हाँ इस तरफ कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 2k² + 10k और -5k और -25 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन, 2k का कॉमन लिए तो क्या आ जाएगा k + 5 और यहाँ से -5 कॉमन लिए तो क्या आ गया k + 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या बन गया k + 5 और 2k - 5 इज इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू क्या आ गया -5 और 5/2। तो हम लोग का k का वैल्यू कैसा लेना था, इंटीजर्स लेना था, समझ गया। तो इंटीजर्स में ये तो फ्रैक्शन हो गया, तो ये वाला आंसर नहीं होगा और k का वैल्यू क्या आ जाएगा ये -5 अपना आंसर आ जाएगा, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए ये क्या बोल रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन्स दिस एंड लाइन्स दिस। तो सबसे पहले क्या करते हैं ढंग से लाइन लिखते हैं, समझ गए, क्योंकि x का कोफिशिएंट बिल्कुल 1 होना चाहिए, -1 नहीं 1 होना चाहिए, समझ गए। तो इसको L1 मान लेते हैं और L1 के नाम पर ये लिख लें, देखिएगा तो अब माइनस को कॉमन ले लिए और क्या लिख लिए x - 5 डिवाइडेड बाई -3, इस बात को मान लेते हैं -3, वो तो सही लिखा हुआ है y वाला कोफिशिएंट, y + 3 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा -4 और इस तरफ क्या आ जाएगा -7 इज इक्वल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 0। समझ के बात को, वो क्या हो जाएगा 0। अगर यही रहता कि 1 - z रहता और नीचे में कुछ नहीं रहता तो रेशियो कितना जाता -1, क्योंकि माइनस कॉमन ले लेते ना एक, समझ के बात। अभी क्या हो जाएगा फिलहाल 0। इसी तरह L2 के लिए क्या लिख लेते हैं, हाँ इसको अपने को एंगल निकालना है तो अपने को पता है नहीं डायरेक्शन रेशियो के बीच में एंगल निकलता है, तो लिख लेते हैं इसको, हाँ वेक्टर अलोंग लाइन लिख ही लेते हैं। वेक्टर अलोंग लाइन क्या आ जाएगा, वेक्टर अलोंग लाइन क्या आ जाएगा बोलो -3i आ जाएगा -4j + 0 × k आ जाएगा। इसी तरह L2 को भी ढंग से लिख लेते हैं। L2 को ढंग से लिखने के लिए x/1 y - 1 डिवाइडेड बाई -2 हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा -2 और इस तरफ क्या आ जाएगा z - 1 डिवाइडेड बाई 2। तो वेक्टर अलोंग लाइन क्या आ जाएगा इसका, वेक्टर अलोंग लाइन इस तरह L2 ले लेते हैं, समझ गया। इसको L1 कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा i - 2j और +2k। हाँ ये सब JMNC का क्वेश्चन है, समझ गए। अरे अगर एग्जाम में सीधा बनाना रहता तो अपने को पहले से पता था कि इसका डाउट करके 0 लग कर देंगे,
समझ गया, मैग्नीट्यूड्स वगैरह डिवाइड लगाकर वो कर लेंगे, समझ गया। तब एंगल बिटवीन, इसके बीच में क्या एंगल निकालेंगे, हाँ तो क्या आ जाएगा cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा L1 डॉट विथ L2, समझ गए, इसको L1 बोल ली, समझ गए, और डिवाइडेड बाय क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ L1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ L2, याद है ना सब। कोई फार्मूला 3D का याद करना पड़ा, कुछ भी नहीं। इसका डॉट करवा दें, कितना आ जाएगा -3, इसका करवाएं कितना आ जाएगा 8, और इसका करवाएं कितना आ गया 0, और डिवाइडेड बाई L1 का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, हम नीचे कर लेते हैं क्वेश्चन। हाँ, इसका L1 का मैग्नीट्यूड देखो दिख रहा है कितना आ जाएगा, इसका 3 का 9, इसका 16, 25, 25 का लिख ले 5, और इसका देखो 3 हो जा रहा। तो देखो ऊपर कितना आ गया, ऊपर देखो कितना बन रहा, cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू 5 ऊपर बन रहा, और नीचे 5 इंटू 3, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी cos थीटा इज इक्वल टू कितना बन गया 1/3, तो थीटा इज इक्वल टू कितना बन गया cos इनवर्स 1/3। आपको देखिए बताएं भी होंगे हाँ कि cos इनवर्स हमेशा एक एंगल बनाता है, समझ गए, इसको बताएं, तो ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को क्या बोल रखा है कि दो स्ट्रेट लाइन और दोनों क्या है राइट एंगल है, यानी दोनों क्या है एक दूसरे पर क्या है 90 डिग्री है, तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो 90 डिग्री है। तो पूछ रखा है कि के का वैल्यू क्या होगा, तो पहले लाइन को सुधार लेते हैं, समझ गया। तो L1 लाइन क्या बन जाएगा अपना x - 1 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, इसको लाइन को सुधारने के लिए क्या करेंगे, y का कोफिशिएंट को क्या कर रखना पड़ेगा, यहां समझना अच्छा से, y को कोफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा 1 बनाने के लिए 7 को कॉमन ले लें, 7 को कॉमन ले लिए, 7 तो क्या आ जाएगा y - 2 आ जाएगा, और ये 7 को क्या करेंगे 2 के बाई 7 लगा लें, ये समझना क्या बात 2 के बाई 7। इसके मतलब इसके बाद क्या है z - 3 डिवाइडेड बाई 2, z - 3 डिवाइडेड बाई 2, बे कर क्या रहा है तुम लोग। हाँ ये L1 समझ में आ गया। अब अच्छा L2 अब लिखते हैं ढंग से, तो L2 के लिए क्या आ जाएगा ये, तो इसमें देखो 7 कॉमन ले कि -7 कॉमन ले, -7 ताकि x प्लस भी बने, 7 तो कॉमन आ गया ही लेकिन -7 कॉमन आएगा, तो ये -7 कॉमन आकर क्या बन गया x और -1 ये बन जाएगा, और ये -7 को क्या लिख लेते हैं 3/7 और लगा लेते हैं माइनस, क्लियर है। इसमें क्या आ जाएगा y - 5 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा -1, इसमें क्या आ जाएगा z - 6 डिवाइडेड बाई -5, समझ गए। अब बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ लाइन्स आर राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब क्या होता है 90 डिग्री ना, तो क्या डायरेक्शन रेशियो इसका होता है ना, तो दोनों का डॉट क्या आ गया L1 डॉट L2 क्या आ गया 0, अरे cos 90 बन गया ना, आता है cos थीटा, तो क्या आ गया इसका डायरेक्शन रेशियो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू -3 के बाई 7 आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा प्लस 2 के बाई 7 इंटू क्या आ जाएगा -1, इसका देखो यहाँ -1 है, और यहां से क्या आ जाएगा प्लस 2 इंटू -5 इज इक्वल टू क्या बन गया 0, यहां से क्या आ जाएगा -9 के बाई 7, यहां से क्या आ गया माइनस में -2 के बाई 7, अच्छा इसमें भी माइनस है क्या, नहीं 2 के बाई 7 सही है ये ना, और इसमें -1 है ना, तो सही है। और यहाँ क्या आ जाएगा -10 इज इक्वल टू क्या आ गया 0, तो इस 10 को उस तरफ भेज देते हैं, हमको लगता है कि कुछ गलती कर लिए हैं, ये प्लस -3, अच्छा ये -3, अच्छा ये देखो -3 हो जाएगा ना, वही बोल रहे थे गलती आ रहेगा, अरे x - 1 डिवाइडेड बाई -3 ना, ये -3 ना, तो यहाँ पर -3 आ जाएगा, तो ये +9 क्या आ जाएगा, ये देखो गलती कर, इस 10 को उस तरफ ले जाए, और 7 को एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 7 के -2 के डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा इस तरफ से 7 के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 70, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया 10। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सब जेई मेंस एडवांस का, कुछ ये देखिए एडवांस का है, कोई मेंस का है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं जो जेई मेंस एडवांस का नहीं ले रहे हैं, और सब कितना इजीली बन रहा है। हम तो क्वेश्चन खोज रहे हैं कि जिसमें दिमाग लगाना पड़े, लेकिन कोई क्वेश्चन ही नहीं मिलता हमको, समझ रहे हो बात को, कोई क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है ऐसा दिमाग लगाने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 पॉइंट कोलिनियर होने का कंडीशन क्या है, 3 पॉइंट कोलिनियर होने का कंडीशन आपको बता रखे थे कि जैसे मान चलिए इसी लाइन पे 3 कंडीशन है, आपको पहले ही दिन बताए होंगे कि 3 पॉइंट AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, याद आ रहा, ये बताए थे कंडीशन। हाँ तो एक कंडीशन और है, ये हर वक्त सूटेबल नहीं बैठेगा, जो आसानी तरीका से क्वेश्चन बन जाएगा, इस पर भी एक जेईई मेंस क्वेश्चन पूछ रखा है, समझ गए। तो 3 पॉइंट कंडीशन का कोई भी 2 पॉइंट सुनिएगा यहाँ पहले, हाँ
अगर कोई भी दो पॉइंट उठाकर इसका लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, कोई भी दो पॉइंट को उठाकर उसका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख लेंगे। अगर उसी पे तीसरा पॉइंट अगर सेटिस्फाई कर जाता तो वो भी पॉइंट उसी लाइन पे होगा। यही बात लिख रखे हैं यहाँ पे स्टेटमेंट में। तो वही एक क्वेश्चन बोल रखा है क्या कि प्रूव दैट द पॉइंट दिस दिस एंड दिस, हाँ वेक्टर के फॉर्म में दे दिया लेकिन है पॉइंट ये स्ट्रेट लाइन पे है, समझ गए। तो हम कोई भी दो पॉइंट को क्या कर लेते हैं, उठाकर क्या लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पहले सबसे पहले लिख लेते हैं क्या, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी लिख लें। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, 5 - 2 0 - 1 और क्या आ जाएगा 5 - 3, यानी कितना आ गया आपका डायरेक्शन रेशियो 3 - 1 और 2 आ गया। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो गया, क्या आ गया इक्वेशन, किसी से पास करवा देते हैं, क्या आ जाएगा x - 2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 3, इसके बाद क्या आ जाएगा y - 1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा -1 और क्या आ जाएगा z - 3 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2। अगर इसी पे ये पॉइंट अगर सेटिस्फाई कर जाता है, और सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि x y z पे वैल्यू रखना, समझ गया। तो क्या करते हैं, इफ पॉइंट c कितना पॉइंट है -4 3 और -1, हाँ सेटिस्फाई, हाँ चाहे पॉइंट करवाते हैं, पॉइंट P पुट इन लाइन, अगर सेटिस्फाई कर जाता तो ठीक है। तो क्या करते हैं -4 इसके स्थान पर रखें तो क्या आ जाएगा -4 - 2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 3, सही है ना। इसके स्थान पर 3 रखते हैं तो क्या आ जाएगा 3 - 1 डिवाइडेड बाई -1 और इसके बाद क्या आ जाएगा -1 - 3 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2। सब सॉल्व होकर कितना बन जाएगा, देखना यहाँ ऊपर -6 दिखाई दे रहा, तो 3 से डिवाइड कितना होगा -2, यहाँ बोलना 3 - 1 2 और ये माइनस के कारण क्या हो जाएगा -2, समझ गया। ये बताइएगा कितना -4 डिवाइडेड बाई 2 -2, यानी कर गया सेटिस्फाई। हेंस यहाँ लिख लीजिएगा, हेंस चाहे देयरफॉर सी इज सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सो ए बी सी आर कोलिनियर। समझ गए बात को, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इस प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि इसमें भी 3 पॉइंट दे रखा है, क्या है कोलिनियर, तो अवर क्या दिया है लेमडा म्यू के टर्म में दे रखा है। तो क्या बोले कोई भी दो पॉइंट से बनाकर क्या बनाते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये दोनों पॉइंट है जिससे बना लेते हैं, और इसको क्या कर देंगे सेटिस्फाई। तो क्या कर लेते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी कितना हो जाएगा 6 और ये +4 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा -6, सही है नहीं हो गया। 9 में से 3 गया 6, 8 में से 2 गया 6, -10 में से -4 गया था +4 हो गया ना, तो -6। अब इक्वेशन ऑफ, हाँ इसको चाहे तो 1 1 -1 कर सकते हैं, समझ गया, तो कर ही लेते हैं 1 1 -1, सही है ना। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो गया, किसी भी एक पॉइंट को पकड़ कर पास करवा देते हैं तो क्या आ जाएगा x - 3 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 1, y - 2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पर क्या आएगा z -4 होगा कि +4 होगा, +4 होगा ना, माइनस है तो +4 हो जाएगा ना, -1। ये आ गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब बार बोला कि कोलिनियर है, पहले बोला था प्रूफ करने के लिए, इस बार क्या बोला कि कोलिनियर है। तो अगर कोलिनियर है तो उसको पुट कर दो। हाँ तो क्या बोल रखा है कि C इज कोलिनियर विथ लाइन, देन C पॉइंट जो है लेमडा म्यू और -6 सेटिस्फाई, क्या कर जाएगा ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो क्या आ जाएगा x के स्थान पर क्या आ जाएगा लेमडा, तो लेमडा -3 डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा। y का स्थान पर म्यू, तो म्यू -2/1 और 6 क्या आ जाएगा z का स्थान पर, तो z -6 + 4 -1, तो कितना बन जाएगा लेमडा -3 डिवाइडेड बाई 1 म्यू -2 डिवाइडेड बाई 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा -2 और -1, तो क्या आ जाएगा सिंपल 2 आ जाएगा। तो यहाँ से दिख रहा है, इसको इसके बराबर करेंगे तो लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 दिखाई दे रहा, और यहाँ से इसको बराबर करेंगे तो म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। ये आंसर है, हाँ ये अपना आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देख लड़की यार देख रहे हैं यहाँ पर, हाँ क्या लिख रखा है, दी लाइन्स x इक्वल टू कुछ दे रखा है और z इक्वल टू कुछ दे रखा है, समझ गए। और फिर क्या देखा है x इक्वल टू फिर से दे रखा है, अब डैश के टर्म में दे रखा है, और z भी अब क्या दे रखा है डैश के टर्म में। हमको लगता है y पर भी डैश होगा शायद, नहीं y पे नहीं है, नहीं है।
हाँ जेड इक्वल टू ये दे रखा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका पूछा है। हाँ ए डैश प्लस सी डैश प्लस 1। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ क्या है लिख रखा है, एक्स इक्वल टू ए वाई प्लस बी है, और यहाँ पर क्या है जेड इक्वल टू सी वाई प्लस डी। देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में वाई वाई कॉमन है, तो वाई का वैल्यू निकालते हैं। तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। और इसी तरह इधर से निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, जेड सी वाई और प्लस डी आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, जेड माइनस डी डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू वाई बन जाएगा। तो देयरफॉर ये लिख सकते हैं हम लोग, y बराबर ये भी और y बराबर ये भी, यानी सब बराबर है। हाँ तो क्या आ जाएगा, x माइनस बी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू वाई, और ये क्या आ जाएगा, z माइनस सी डिवाइडेड बाई सी। हाँ अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में बन गया, ये समझ में आ गया बात। अच्छा इसी तरह इसको निकाल लेते हैं, क्या दे रखा है, x इक्वल टू ए डैश वाई और प्लस बी डैश। तो यहां से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां से x माइनस बी डैश डिवाइडेड बाई ए डैश आ जाएगा। ये समझ में आ गया बात को, इज इक्वल टू वाई आ गया। और इसी तरह इसका निकालेंगे क्या, कि जेड इज इक्वल टू लेमडा वाई और प्लस डी डैश। तो क्या आ जाएगा, जेड माइनस डी डैश डिवाइडेड बाई, लेमडा नहीं होगा ये, लेकिन लेमडा वाई क्यों लिखे हम, ए डैश ही होगा। हाँ यहाँ ए डैश होगा, समझ गया। डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, ए डैश। अच्छा यहाँ पे सी है ना, तो यहाँ पर होगा सी डैश, शायद यहाँ सी डैश होगा। क्वेश्चन गलती लिखा गया, अब हम लोग मिला रहे हैं बार बार कि कौन सही है, सी डैश ही होगा फाइनल। हाँ यहाँ पर क्या आएगा, सी डैश इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, वाई। अब ये भी वाई के बराबर बन गया, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स माइनस बी डैश डिवाइडेड बाई ए डैश इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जेड माइनस डी डैश डिवाइडेड बाई सी डैश। अच्छा अब ये एक लाइन का इक्वेशन है और ये भी एक लाइन का इक्वेशन है, और दोनों लाइन कैसा है, परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन वाले बोल रखा है दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो का डॉट क्या आ जाएगा, 0। तो क्या लिखा हुआ है, दिस लाइन, चल लिख लेना, बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर, दैट मीन्स L1 डॉट L2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो L1 के नाम पर क्या आ जाएगा, बताओ जल्दी, ये का ये से ए डैश आ जाएगा, अब कुछ नहीं तो नीचे क्या है, 1, समझ गया, कुछ नहीं तो नीचे क्या है, क्या सही तो है। फिलहाल ये y बराबर है ना, तो यहाँ क्या आ गया 1, तो ये 1 हो गया। अब प्लस क्या आ गया, सी डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो यही तो बोल रखा था कि ए डैश प्लस सी डैश प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए क्या बोल रहे थे, एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। हाँ तो लाइन बना लेते हैं अच्छा से, तो इसको L1 मान लें। तो L1 मानने के लिए क्या करते हैं, x डिवाइडेड बाई 1/2 कर लें यहाँ से 1/2, यहाँ से क्या कर लेते हैं y डिवाइडेड बाई 1/3, और इसमें क्या कर लें z डिवाइडेड बाई -1। ये बात को कर लें, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L1 क्या आ गया, डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 क्या आ गया, 1/2 1/3 और क्या आ गया -1। तो फ्रैक्शन में नहीं बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो को रखने के लिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, आंसर आता है। तो इसका क्या करते हैं, इसका लोवेस्ट फॉर्म से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 2 6 होता है, तो 6 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 2 और यहाँ -6 आ जाएगा। और जैसे एलसीएम लेता है ना वो से कर लो। हाँ इसका एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, उसी को तो लोवेस्ट फॉर्म बोलते हैं। L2 के लिए क्या बनेगा लाइन, x डिवाइडेड बाई 1/6 बनेगा, यहाँ से क्या आ जाएगा y डिवाइडेड बाई -1 बनेगा, और यहाँ क्या बन जाएगा z डिवाइडेड बाई -1/4 बन जाएगा। तो इसका कितना आ गया, डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2 कितना आ गया, 1/6 -1 और -1/4। तो इसका लोवेस्ट फॉर्म कितना आ जाएगा, 6 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 मर्त में 3 और 2 तो 4 12 आ गया ना। तो 12 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 2, ये -12 और ये कितना बन जाएगा -3। और इन दोनों के बीच एंगल बना है तो दोनों का डॉट क्या करवा देते हैं, डॉट 0 का परपेंडिकुलर है रे सुअर, जो 0 करेगा गधा। 3 2 जा 6 और -24 और ये हो गया +18, और डिवाइडेड बाई क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, लेकिन ऊपर ही 0 हो गया, तो नीचे आकर भी क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। हाँ तो क्या आ गया, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर थीटा कितना 90 पर ही 0 था ना। हाँ तो अपना 90 डिग्री आंसर हो गया, अच्छा गलत नहीं बोला था।
हाँ देखिए इस क्वेश्चन को कि द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस, यानी कि इस लाइन पे, हाँ इस पे क्या किया गया, एक परपेंडिकुलर डाला गया है, परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस निकालने बोला है, जबकि ये लाइन कितना है बेटा आपका x/2 y-2 डिवाइडेड बाई 3 और क्या है z-3 / 4। अच्छा इस लाइन पर और किस पॉइंट से डाला गया है, पॉइंट 3 -1 है और क्या है 11 है, यही है ना, मिला लेते एक बार 3, हाँ सही है। अच्छा फुट ऊपर पे, अच्छा ये पॉइंट Q अपना है, ये पॉइंट अपना Q है, तो अपना Q के लिए फाइट करते हैं। अच्छा ये अपना अगर इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला तो बताइए Q पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, अरे इसमें सुअर प्लेन कहाँ आ गया, Q पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई कर गया ना, तो Q को एक जनरल पॉइंट मान ले, Q को मान ले जनरल पॉइंट। अरे कोई फार्मूला नहीं लगाने की जरूरत है, बस इमेजिन करने की जरूरत है कि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया Q पे, इस लाइन पे परपेंडिकुलर बोला है तो इस पॉइंट पे, तो ये Q इस पे आ गया ना, तो Q को जनरल पॉइंट मान लेते हैं। अरे Q को जनरल पॉइंट मान लिए तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, जनरल पॉइंट्स क्या आ जाएगा 2 लेमडा, हाँ 3 लेमडा प्लस 2 और 4 लेमडा प्लस 3, इसको लेमडा बराबर मान लेते हैं, से बोल लेते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा अब अपने को ये पॉइंट पता है, अपने को ये पॉइंट पता है, अपने को ये पॉइंट पता है, तो ये PQ बन जाएगा। अब PQ इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इस पर परपेंडिकुलर होने का मतलब इसका डायरेक्शन रेशियो पर, हाँ तो हम लोग लिख लेते हैं क्या, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ, वो क्या बन जाएगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ 2 लेमडा माइनस 3, बोलो सही है। यहाँ क्या बन जाएगा 3 लेमडा प्लस 2 और -1, ऑलरेडी माइनस है तो क्या आ जाएगा +3 हो जाएगा, 3 लेमडा प्लस 3 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा 4 लेमडा माइनस 7, यहाँ क्या आ जाएगा 4 लेमडा माइनस 8 आ जाएगा। और क्या है PQ परपेंडिकुलर टू क्या है लाइन, PQ परपेंडिकुलर टू लाइन है, तो इसके मतलब दिस डॉट दिस हो जाएगा, तो इसके मतलब क्या आ गया कि PQ डॉट विथ लाइन इज इक्वल टू क्या बन गया 0, तो इसका क्या आ जाएगा 2 लेमडा माइनस 3 का मल्टीप्लीकेशन 2 से हो जाएगा, समझ में आता है ना बात को, और क्या आ जाएगा 3 लेमडा प्लस 3 का मल्टीप्लीकेशन किससे हो जाएगा 3 से, प्लस 4 लेमडा माइनस 8 का मल्टीप्लीकेशन किससे आ जाएगा 4 से, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। तो हम लोग का लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, 4 लेमडा 9 लेमडा 13 हो गया और 16, तो 29 आ गया 29 लेमडा, और कांस्टेंट कितना आ गया -6, और यहाँ से 32 आ गया -32 और +9 और -6, तो -32 और -6 -38, 38 में से 9 चला गया तो -29 आ गया, तो लेमडा का वैल्यू कितना आ गया 1, तो लेमडा का वैल्यू 1 आते हैं, Q का वैल्यू क्या बन गया, Q का वैल्यू क्या बन गया 2, लेमडा का वैल्यू 1 रखते हैं 5 और लेमडा का वैल्यू 1 रखते हैं 7, तो बोल रहा है PQ के बीच डिस्टेंस निकालने के लिए, तो क्या आ जाएगा 2 -3, या चाहे 3 - 2 कर लेते हैं तो 1 आ जाएगा, 1 का होल स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, -1 - 5 36, 11 - 7 यानी कि 11 - 7 यानी 16, कितना आ गया 36 और 17 कितना होता है 36 और 17, 36 और 17 13 बाकियात में 1 तो 4 53 ना 53। हाँ आप ध्यान से सुन लो क्या बोल रहे हैं कि जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं सब जेईई मेंस का है या एडवांस का है, हाँ ये अलग बात है कि 19 का कोई क्वेश्चन नहीं है, बट सब जेईई मेंस का है या एडवांस का है। कितना आसान क्वेश्चन है, हम लोग का सबसे इसका बेनिफिट 3D से कुछ नहीं हुआ, हम लोग जो वेक्टर सीखे हैं उसी से सबसे ज्यादा फायदा हुआ, इसलिए बेटा वेक्टर पर ज्यादा पकड़ बना लीजिए आप लोग, समझ गए बात को। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अब। क्या द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, समझ गया। ये जो लाइन है वो क्या कर रहा है XY प्लेन को क्या कर रहा है क्रॉस कर रहा है इस पॉइंट पे, तो इसका डायरेक्शन रेशियो भी नहीं निकाल सकते हैं फिलहाल क्योंकि पॉइंट ढंग से नहीं लिख रखा है, तो क्या करता है मानते हैं बना लेते हैं XY प्लेन बना लिए, समझ गया। XY प्लेन को एक पॉइंट पे कट किया जिसका नाम दे दिया है, समझ गया 0 17/2 और क्या दिया -13/2। हाँ इस पर एक लाइन क्रॉस कर गया है, हाँ जो लाइन A मान लेते हैं इसको क्या 5 1A और B मान लेते हैं क्या 3B1, और ये मानते हैं ये क्या है अपना XY प्लेन, हाँ XY प्लेन ही है ना, हाँ XY प्लेन है, समझ गया XY प्लेन। तो इसको मान लेते हैं कि λ1 में ये प्लेन को क्या कर दिया है डिवाइड कर दिया है,
समझ गया। लेमडा इज टू 1 में क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। तो बोला ए और बी का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग पहले 0 बराबर ले लेते हैं। हाँ देखता है, तो इसका इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 लेमडा और प्लस 5 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा लेमडा प्लस 1। तो और एक ले लेते हैं, तो इस तरफ से लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा, इस तरफ तो 0 हो गया, तो लेमडा का वैल्यू -5/3 आ गया लेमडा का वैल्यू। अच्छा अब इस तरफ से क्या ले लेंगे 17/2। तो अब वाई का कोऑर्डिनेट का वैल्यू फार्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा लेमडा इंटू बी आ रहा है ना, लेमडा इंटू बी और 1 इंटू 1 तो +1 डिवाइडेड बाई लेमडा +1 और लेमडा का वैल्यू रख ले -5/3। तो कितना आ जाएगा 17/2 और क्या आ जाएगा लेमडा का वैल्यू -5/3 रखते हैं -5/3 और क्या कर लेते हैं b +1 डिवाइडेड बाई -5/3 और +1 कर लेंगे। हाँ ये बात समझ में आ रहा है आपको। तो क्या आएगा 3 एलसीएम ऊपर से ले लें। हाँ तो ऊपर से 3 एलसीएम लेते हैं, कितना बचेगा सो बताना -5b और +3 आ गया। अच्छा इसी तरह नीचे से भी एलसीएम ले लिए तो आ गया -5 और क्या बच गया +3 और 3 से 3 कैंसिल हो गया, वो भी दिखाई देती है आपको। 3 से 3 कैंसिल नहीं होती, दिखाया। हाँ आ गया 17/2। अब क्या करते हैं नीचे कितना आ गया है, नीचे कितना बन गया -2 तो -2 के इस तरफ ले गए तो कितना बन गया -2 को -34 बन गया -34 और इसको इस तरफ ले गए तो कितना बन गया -10b और क्या बन गया +6। इसको इस तरफ लेते आ गए तो कितना बन गया -40 = -10b। ये कैंसिल हो गया, b का वैल्यू आ गया 4 आ गया, b का वैल्यू 4 आ गया। अब क्या बना लेते हैं -17 ये बना लेते हैं, तो इसको मिटा देते हैं, समझ गया। तो क्या कर लेते हैं और क्या करेंगे -13/2 = कौन फार्मूला लगाएंगे, ये इधर से क्या लेंगे जेड कोऑर्डिनेट लिए हैं, तो इधर से क्या करेंगे लेमडा और इसको 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, इससे करेंगे ना तो सिंपल a1 करा जाएगा। देखो ना लेमडा का इससे और इसको 1 से a से किए और डिवाइडेड बाई क्या आ गया लेमडा +1 और लेमडा का वैल्यू फिर से वही रख लेंगे। आ गया लेमडा का वैल्यू -5/3 + a डिवाइडेड बाई -5/3 1 आ जाएगा। तो यहाँ क्या बन गया -13/2 3 एलसीएम ले लिया तो क्या बन गया -3 -5 + 3a और यहाँ से 3 एलसीएम ले लिए तो -5 और +3 ना हाँ -2 तो ये क्या बन गया -26 बन गया इस तरह। अच्छा -2 है ना गया, यहाँ आ गया +26 और ये बन गया आपका -10 और +6a -6 है ना, सही है। इसको इस तरफ आ गया तो कितना बन गया 36 और ये 6a तो a का वैल्यू कितना आ गया 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया a और b दिए हैं ना, a और b, तो आंसर क्या आ गया 6 और 4। ये अपना आंसर आ गया, ऑप्शन में लिखा हुआ होगा 6 और 4। हाँ सही है 6 और 4। सब बेटा बार बार बोल रहे हैं, सब जेईई मेंस का करवा रहे हैं या एडवांस का करवा रहे हैं, बार बार बोलते जा रहे हैं आपको, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ओरिजिन से पास होने का मतलब क्या है x/a y/b और z/c। और हम लोग को फाइट किसके के लिए करना है, डायरेक्शन रेशियो ABC के लिए फाइट करना है, समझ गए। अच्छा ये जो लाइन है हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले। हाँ इक्वेशन ऑफ लाइन अपना क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगा अपना x/a y/b और z/c। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, समझ गए। अच्छा ये बोल रखा है क्या, ये जो लाइन है, हाँ ये जो लाइन है इस लाइन पे क्या है परपेंडिकुलर है, इस लाइन पे क्या है इस लाइन पे क्या है और ये लाइन इस प्लेन पे क्या है पैरेलल है, समझ गया। यानी कि ये जो रिक्वायर्ड लाइन है, हम लोग फिगर थोड़ा सा बस इसमें ज्यादा ऐसे अगर खुश हो जाएगा ना कि कोई तुक्का लगा दे कोई फार्मूला लगा दे और बन जाए, तब नहीं होने वाला। जब तक फिल करोगे तभी बनेगा। तुक्का लगाने की कोशिश करोगे कि नहीं कोई फार्मूला लगा दे कोई कंडीशन लगा दे और आंसर आ जाए। आप जब तक फिल नहीं करोगे, जब तक फिगर नहीं बनाओगे तब तक फिल नहीं हो पाएगा आपको, समझ गए। देखिए एक रिक्वायर्ड लाइन बनाते हैं, हाँ यही बनाते हैं, आपका स्ट्रेट लाइन है, हाँ जो आपका रिक्वायर्ड है, समझ गए बात को। यहाँ देखिएगा फिगर से पता चल जाएगा क्लियर क्या करना है। ये अपना स्ट्रेट लाइन है जो रिक्वायर्ड है, जो ये है, समझ गए। अच्छा ये जो लाइन है क्या बोल रहे हैं, ये जो लाइन है इस लाइन पे क्या है, इस लाइन पे क्या है, हाँ तो वो लाइन कैसा होगा, मान चलो इस लाइन पे तो ऐसा होगा परपेंडिकुलर, हाँ ये वाला लाइन ऐसा कुछ दिखाई दे रहा होगा, तभी तो आपस में दोनों परपेंडिकुलर हो गया। जिसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, आपका डायरेक्शन रेशियो क्या है 2 ना, 2 -3 और 5,
समझ रहे बात को, कि ये जो लाइन है इस लाइन के साथ क्या है, परपेंडिकुलर, और इस प्लेन के साथ क्या है, पैरेलल। क्या है, x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 12 इज इक्वल टू 0। फिर से बोल रहे हैं, ये जो रिक्वायर्ड लाइन है इस लाइन के साथ क्या बना रहा है, परपेंडिकुलर का रिश्ता। तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर दिख रहा और ये लाइन इसके पैरेलल दिख रहा, तो इसका बताओ नॉर्मल क्या होगा, इस पे परपेंडिकुलर होगा। तो दोनों का क्रॉस आंसर आ जाएगा अपना। इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो, दोनों का क्रॉस। क्यों? क्योंकि एक ऐसा, ये जो एक लाइन है जो इसके नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर और इसके साथ भी परपेंडिकुलर, तो एक ऐसा चीज जो दोनों पर परपेंडिकुलर हो तो डिटरमिनेंट्स निकालते हैं। समझ गए बात को? तो क्या आ गया, जो रिक्वायर्ड लाइन है, जो रिक्वायर्ड जो अपना रिक्वायर्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर है लाइन पे है, एंड रिक्वायर्ड लाइन ही परपेंडिकुलर है नॉर्मल ऑफ प्लेन पर है। ये बात को फिगर से समझ में आ गया? कोई तुक्का लगाते तो बनता। कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं? बस फिल करने की जरूरत है आपको, तो आप बहुत फिल करवा चुके हैं हम। तो इसके मतलब रिक्वायर्ड लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन है, जो डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन है वो कैसे बन जाएगा आपका, IJ के आ जाएगा, IJ के, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या आ जाएगा, 2 - 3 5, 2 - 3 और 5, और नॉर्मल ऑफ प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा, 1 - 1 1 आ जाएगा, 1 - 1 और 1 आ गया, प्लस माइनस प्लस लगा लीजिएगा, तो जो डायरेक्शन रेशियो आपका बनकर आ जाएगा वो आएगा 2 3 1, 2 3 1, यानी कि इसको सॉल्व किए होंगे तो आएगा 2i + 3j प्लस के। तो इसको क्या कर देंगे, यहां पुट कर देंगे, भैया अपना आंसर आ जाएगा। हाँ, यानी कि x/2 y/3 और z/1 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, आपका प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन में। हम लोग तो प्रोजेक्शन का क्वेश्चन कर चुके हैं वहां वेक्टर में, तो इसका प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे बनाते हैं, सेम टू सेम वेक्टर ही बनाएंगे, लेकिन आप जब किताब वगैरह देखिएगा तो कुछ और तरीका से बनाए रखा है जो हमको अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम अपना ही तरीका से बनाते हैं जो सीखते हुए आए हैं। समझ गए? क्या दूसरा फार्मूला फिर डिराइव करके वो सब ला कर दें, हाँ वो पेचीदा बन जाएगा, खिचड़ी पक जाएगा। समझ गए ना? वो सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे। उसका प्रोजेक्शन क्या पता है, जिसका प्रोजेक्शन निकालना है उसका मैग्नीट्यूड cos थीटा, हाँ वो अपराध याद ही है। देखिए क्या बोल रखा है क्वेश्चन, कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, यानी कि इन दोनों पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन हुआ है उसका क्या निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है। समझ गए? तो इन दोनों से एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अब वो किसके पर प्रोजेक्शन निकालना है, जिसका डायरेक्शन, जिसको देखो क्या लिखे हुए हैं, द लाइन व्हिच डायरेक्शन कोसाइन इज प्रोपोर्शनल टू इतना। डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल किस पे होता है, डायरेक्शन रेशियो पे। कि मन की आंखों से देखेगा तो डायरेक्शन कोसाइन नहीं लिख रखा है, डायरेक्शन रेशियो लिख रखा है। ऐसे भी जानते हैं डायरेक्शन कोसाइन हमेशा यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रहता है। डायरेक्शन कोसाइन हमेशा क्या रहता है, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रहता है। समझ गए बात को? अच्छा, तो बनाते हैं कि एक लाइन है, ऐसे होगा एक लाइन, समझ रहा है, जो कि A जो क्या है 4 3 और 1, और क्या है B मान लेते हैं, क्या है B क्या है 6 2 7, हाँ 6 2 7। इसका प्रोजेक्शन निकालना है। समझना, ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसका प्रोजेक्शन निकालना है और किस पे निकालना है। समझ गया? क्या लिखा, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। इसका प्रोजेक्शन निकालना है किस पे, उस पे निकालना है जिसका डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल है इस पे। तो डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल किस पे होता है, डायरेक्शन रेशियो पे। तो जिसका डायरेक्शन रेशियो लाइन का ये है, तो डायरेक्शन रेशियो ये मान लेते हैं कि जिसका डायरेक्शन रेशियो अपना क्या है 4 3 1। अच्छा, ये बात तो जानता है कि जो डायरेक्शन रेशियो रहता है मेन रूप वही वेक्टर होता है ना वेक्टर, डायरेक्शन रेशियो। यानी कि इसका प्रोजेक्शन इस पे निकालना है, तो पहले इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं सबसे पहले। अरे अपना वेक्टर फॉर्म चाहिए ना, ये स्ट्रेट लाइन जरूर, लेकिन स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन निकाल कर क्या करेंगे, वेक्टर का चाहिए ना, तो डायरेक्शन रेशियो अपने को चाहिए। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB क्या आ जाएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB क्या आ जाएगा 2 - 1 और 6। तो वेक्टर अलोंग लाइन क्या आ जाएगा, वेक्टर अलोंग लाइन क्या आ जाएगा, लाइन AB क्या आ जाएगा, वेक्टर अलोंग लाइन AB 2i - j और प्लस 6 के। हाँ, और यही लिख लेते हैं वेक्टर अलोंग लाइन, इसको नाम दे देते हैं C। क्या, ये पॉइंट का नाम दे दे C, ताकि AC बन जाए। तो क्या आ जाएगा AC, क्या बन जाएगा वो 4i + 3j और प्लस क्या आ जाएगा K।
आ जाएगा। तो क्या बोल रखा है कि प्रोजेक्शन, क्या बोल रखा है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन ए सी आ जाएगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए बी तो क्या आ जाएगा, ए बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा बन जाएगा, और कॉस थीटा क्या बन जाएगा, ए बी डॉट ए सी, जो दो वेक्टर रहता है, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी। याद आ रहा है? तो ये से ये कैंसिल हो गया, तो ए बी डॉट ए सी क्या बन जाएगा, ए बी डॉट ए सी का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, तो क्या बन जाएगा 8 - 3 + 6 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा 16 + 9 + 1 यानी 26 ना। तो 14 में से 3 चला गया, 8 6 14 में से 3 चला गया, 14 में से 3 गया 11, 11/√26, ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। अब प्रोजेक्शन तो हमेशा डिस्टेंस पे मेजर होता है ना, एक पता है प्रोजेक्शन वेक्टर, वो तो अलग चीज है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, हम एक बार हिंट भी आपको दे देते हैं। देखना क्या है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। हाँ इस क्वेश्चन तो पहले भी था कि इसका प्रोजेक्शन निकालना है, किसका प्रोजेक्शन निकालना है, ए बी का, एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, और किस लाइन पे निकालना है प्रोजेक्शन इसका, जो इससे इसे ज्वाइन है। तो पहले क्या, इससे पहले क्या देखा, डायरेक्शन रेशियो, तब इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे, समझ गया। तो मान लेते हैं ए बी ये है, समझ गया, और ए सी कुछ ऐसे करके होगा, सी डी कुछ ऐसे करके होगा, तो इसका प्रोजेक्शन कुछ यूं बन जाएगा, समझ गया। अब उस पर मत जाना कि कितना एंगल बन रहा नहीं बन रहा, समझ गया। इसका डायरेक्शन, इसका वेक्टर निकाल लेगा, इसका वेक्टर निकाल लेगा, और क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कॉस थीटा, फिर क्या कर लेगा, ए बी का वेक्टर डॉट सी डी का वेक्टर डिवाइडेड बाय कर लेगा ना अपना। चलिए सही है, तो अपना आंसर आ गया है या। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका 2019 का मेंस में ही पूछ रखा है, समझ गए बात को, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसान ही क्वेश्चन है, बस शर्ते आपको फिल करना आना चाहिए, समझ गए। देखिए क्या कि कोई फार्मूला तुक्का नहीं है कि फार्मूला लगा दें और बना दें इसको, समझ गया। देखो क्या लिखा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस, इसके मतलब यहां तक समझ में आया कि जो प्रोजेक्शन इसका बनेगा उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड नहीं बोलता तो प्रोजेक्शन का मतलब ही मैग्नीट्यूड ही जानते हैं इसे, समझ गया। यानी इस वेक्टर, समझना क्या बोल रहे हैं, इस वेक्टर का क्या चाहिए अपने, प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड। देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड किस पे, प्रोजेक्शन किस पे, क्वेश्चन जब भी पूछेगा कि प्रोजेक्शन किस पे, प्रोजेक्शन का बात आ रहा था किस पे, अब सुनना क्या बोल रहा है, प्रोजेक्शन किस पे, सुनना कि ऑन द वेक्टर, उस वेक्टर पर चाहिए जो परपेंडिकुलर है प्लेन कंटेनिंग वेक्टर दिस एंड दिस। तो वो प्लेन में उसमें दो, हाँ एक प्लेन में दो वेक्टर कंटेन है, हाँ वही तो बोल रहा कि ये प्रोजेक्शन है, फिर से पढ़ते हैं, ये प्रोजेक्शन किस पे हो रहा है कि ऑन द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, हाँ परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दिस एंड दिस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसके मतलब कि प्लेन पर परपेंडिकुलर है। अब देखो बन गया, बन गया ना, बोलो कि बन गया, अरे बोलो तो सही, कैसे बना, क्या बोल रहा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, साला परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन पर परपेंडिकुलर होने वाला एक लौता है वो है नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल इस पर भी परपेंडिकुलर है और इस पर भी परपेंडिकुलर है, नॉर्मल निकाल के इसके साथ डॉट करवा लेंगे और क्या, इसका मैंने प्रोजेक्शन कर लेंगे, वेक्टर मिल गया ना एक। कितना अच्छा से लिखे कि इसका प्रोजेक्शन चाहिए और ये किसका, इसका प्रोजेक्शन किस पे, उस पे जो प्लेन पर दो वेक्टर रख रहा है और उस पर परपेंडिकुलर। तो सिंपल आज के बाद याद रखना, एकदम हमेशा रट्टा मार के याद रखना दो बात, कि अगर कोई एक चीज दो पर परपेंडिकुलर तो सीधा आईजे के करके डिटरमिनेंट खेलेंगे, ये बात पहला चीज याद रखना है, वेक्टर में बोल रखे थे। और एक बात और कि प्लेन पर परपेंडिकुलर होने वाला मात्र इकलौता है वो है नॉर्मल का बात करता है, जो प्लेन पर परपेंडिकुलर हो सकता है। ऐसा लाइन जो प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है मात्र वो इकलौता है, वो नॉर्मल है, इसके सिवाय कुछ हो ही नहीं सकता है, समझ गए बात को। तो बस अब चुटकी में बना सकते, जानता है 10 सेकंड में बना दे क्वेश्चन, समझ में 10 खड़क बना दे, ऐसे चले खड़क बन गया क्वेश्चन, समझ गया। हाँ स्टार्ट करते हैं, आंसर में सही बोला, आंसर में टिक लगा देते हैं। तो क्या लिखते हैं कि नॉर्मल ऑफ प्लेन, इसके मतलब क्या हो गया कि एक मान के चलो वेक्टर ये है, समझ गया, प्लेन है,
तब प्लेन में दो वेक्टर मान चलो, एक वेक्टर यूं है और एक वेक्टर कुछ यूं है, उससे अपने को क्या मतलब, प्लेन नॉर्मल डालेंगे तो सब पर हो जाएगा। तो ये जो नॉर्मल है आया है परपेंडिकुलर ऑफ द नॉर्मल, यही तो लिख रखा है कि ऑन द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन अकेला नॉर्मल होने वाला है, तो नॉर्मल क्या है, दोनों पर परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल परपेंडिकुलर टू किस पे हो जाएगा, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू आई जे पे इस पे आ जाएगा, आई प्लस जे प्लस के पर आ जाएगा ना, आई जे के पर भी, एंड नॉर्मल ही नॉर्मल परपेंडिकुलर टू इस पर भी आ जाएगा, आई प्लस 2j और प्लस 3k। तो मतलब बोले ना कि एक चीज दोनों पर परपेंडिकुलर होने का मतलब हम लोग सीधा क्रॉस जानते हैं, ए क्रॉस बी इस टाइप का, याद है ना। अब उस पर बात नहीं करेंगे ना, फिर बहुत ज्यादा फिर बोलना स्टार्ट कर देंगे, तुम लोग को लगेगा कि बहुत बोलते हैं, समझ गया। तो नॉर्मल लिखने का मतलब क्या आ गया, आई प्लस जे प्लस के, यहाँ पर आ गया 1 1 1, इसका 1 1 1 हो जाएगा ना, इसका 1 2 3। जब इसको सॉल्व कीजिएगा बेटा तो आ जाएगा आपका नॉर्मल का जो वैल्यू आ जाएगा, जो नॉर्मल आ जाएगा आई माइनस 2j और प्लस के आ जाएगा, समझ गए। तो इसके मतलब क्या, इसका प्रोजेक्शन इस पे हुआ है, तो ये मान चाहते हैं ये कुछ ऐसा होगा तो ये कुछ ऐसा होगा, समझ गया। तो ये मान लेते हैं क्या है आपका 2i प्लस 3j और प्लस के, इसको मान लेते हैं ए वेक्टर के बराबर, समझ गया, मान लेते हैं ऐसे ही, मानने में क्या जाता है। इसको मान लेते हैं क्या, इस पर यहाँ पर थीटा बना रहा होगा, प्रोजेक्शन मतलब यहाँ क्या हो गया, आई माइनस 2j और प्लस के, समझ गया बात का। तो इसका प्रोजेक्शन इस पे तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ये और कॉस थीटा। हाँ, तो प्रोजेक्शन ऑफ इतना ऑन इतना, चाहे तुम ऐसे लिख सकता है, लैंग्वेज स्टेटमेंट में लिख देना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, इसी तरह मान लिए, समझ गया। तो क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन कितना आ जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा आ जाएगा, तो कॉस थीटा का नाम पर क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी लिख लें, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये कैंसिल हो गया, ए डॉट बी होने का मतलब कितना है 2, यहां कहां कर ले, यहां कर लेते हैं ना 2, सोचो ना इन दोनों का डॉट होगा ना 2, यहां से -6 यहां से 1 और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आ जाएगा 1 4 यानी √6 आ जाएगा, √6। तो ऊपर कितना बन गया -3 डिवाइडेड बाई √6। अच्छा, यहां पर आपने दिमाग लगाने वाली बात है कि प्रोजेक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को। अब मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है, हाँ, तो समझो निगेटिव आ गया जरूर, लेकिन मान के चलो कि पॉजिटिव है तू, समझ गया, उसको बोलो क्या है तुम, पॉजिटिव है, तो उसको ऐसे लिख लें 3/√6। 3/√6 कोई आंसर है नहीं है ना, मैंने ढंग इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये आंसर हो जाएगा अपना, देखो कैसे हो जाएगा। 3 को ऐसे लिख सकते हैं, इसको √6 को ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो ये देखो √3 मर्द में कट गया ऊपर, तो ये इसके √3 मर्द में कट गया, तो क्या आ गया √3 डिवाइडेड बाई √2, तो इसका मतलब ये आ सकता है। तो ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था तुम्हें बताओ, बस क्या याद कर रखने बोले, हमेशा के लिए याद रखना, समझ गया कि अगर एक चीज दो पर परपेंडिकुलर होता है तो क्रॉस वो डिटरमिनेंट वाला, अब प्लेन पर परपेंडिकुलर होने वाला इकलौता चीज है वो है नॉर्मल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए इस क्वेश्चन को आप ना भेरी 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 भेरी, हाँ इन्फिनिटिव तक भेरी के बाद जाकर इंपॉर्टेंट कीजिएगा, समझ गया, भेरी भेरी लेकर डॉट डॉट ऐसे करना, भेरी 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 और डॉट 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 ऐसे ऐसे करवाकर इन्फिनिटिव तक, हाँ, और उसके बाद जाकर लगा देना, और चाहे जीपी में ले लो, हाँ जीपी में लेकर कैसे v² v³ और v पर हो, उसके बाद जाकर इन्फिनिटिव लगाएगा, हाँ उसके बाद जाकर इंपॉर्टेंट लिखना, समझ गया बात को, इतना इंपॉर्टेंट लिख लेना। उस पर भी पावर एकदम इन्फिनिटी, हाँ अच्छा, इस पर भी पावर इन्फिनिटिव ले लें। अच्छा, और कुछ और नहीं ना कुछ, मैंने समझ रहा ना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ एकदम घोर के पी जाओ इसको। जानते हो इतना पढ़ा लेने के बाद नहीं जाते हैं ना खाना खाने के लिए, तब मन नहीं करता है, बिल्कुल थके हुए रहते हैं, समझ गया। नहीं तुम लोग का खाने का मन करता है, तुम लोग तो कहाँ बोला, बोलना तो हमको पड़ता है ना, एनर्जी तो सब खत्म हो जाता है बोलने में ही। तो हमको नहीं, जितना तुम लिखता है उतना तो हम भी लिखते हैं ना, हमको तो बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तुम लोग का दिमाग कहाँ चलता है, दिमाग तो मेरा रन करता है, समझ गया। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं इस पर।
देखो क्या बोल रखा है, कैसे समझना, लिखना मत, पहले समझ लो, यही समझ गया, लिखने की जरूरत नहीं, टाइम दे देंगे लिखने के लिए, लिख लेना। क्या लिख रखा है, द एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइन सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस एंड दिस। बोला है कि दो लाइन के बीच में एंगल निकालिए, समझ गए, जिसका डायरेक्शन रेशियो इसको और इसको सेटिस्फाई करता है। लाइन नहीं दिया है, डायरेक्शन कोसाइन आपको दे रखा है, जो कहता है कि ऐसा लाइन जो इसको और इसको दोनों को सेटिस्फाई करता है, तो बताइए कि लाइन का इक्वेशन क्या होगा। समझ गए क्या बोल रहा है कि देखो ना भाई, द एंगल बिटवीन टू लाइंस और दोनों का डायरेक्शन रेशियो कोसाइन, दोनों का डायरेक्शन कोसाइन, दोनों का डायरेक्शन कोसाइन इसको और इसको सेटिस्फाई करता है। हाँ, तो बताओ एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या है। तो अपने को अगर डायरेक्शन कोसाइन मिल जाता है तो एंगल बिटवीन लिख लेंगे, जानते हैं cos θ इक्वल टू L1N2 प्लस M1M2 प्लस N1N2। एक जानते हैं ना कि डायरेक्शन कोसाइन में एंगल निकालने के लिए, तो अपने को डायरेक्शन कोसाइन दोनों को लाइन का दे देगा, तो वही बोला कि डायरेक्शन कोसाइन इसको इसको सेटिस्फाई करता है, तो यानी किसको इसको सेटिस्फाई करता है बेटा, L प्लस M प्लस N इज इक्वल टू 0, और ए वो सेटिस्फाई करता है L स्क्वायर इज इक्वल टू M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। अच्छा, यानी तो कैसे सोचा, कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, इतना नया क्वेश्चन आया होगा, बिल्कुल सब फड़फड़ा गया होगा बच्चा लोग, जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है, समझ गया, लेकिन ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन है, समझ गया। लेकिन अगर प्रैक्टिस रहेगा तो देखो कैसे सोचा जाता है, कि एक बार हम भी देखे तो हमको लगा क्या पूछ रहा है, हाँ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर कॉन्सेंट्रेट किए तो बन गया। क्या लिख रखा है कि L प्लस M प्लस N इक्वल टू 0, और फिर देखो सब पर स्क्वायर दिया हुआ है, तो 100% इस तरफ का स्क्वायर आया होगा। अच्छा, इस तरफ देखो L स्क्वायर है, हाँ इस तरफ M स्क्वायर है, यानी कि L को लात मार के भगा दिया होगा। तो अच्छा चलो लात मारते हैं, हाँ मार दिए लात, इसके बाद क्या आ गया, M प्लस N इक्वल टू माइनस L आ गया। हाँ अच्छा, पता है कि स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो कर लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। हाँ तो क्या आ गया, M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस 2MN, और इधर भी स्क्वायर किया तो L स्क्वायर ही आ गया, समझ गया। अच्छा अब देखिएगा, मन की आंखों से देखिएगा, मन की आंखों से, तो आपको नजर पड़ेगा कि M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर माइनस L स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस तरफ L स्क्वायर लेते आ जाए, तो क्या आ गया, M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2MN इज इक्वल टू 0। इस तरफ भी 0 हो गया ना, और इतना दूर पार्ट को 0 कर दें, तो क्या आ गया, 2MN इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स MN इज इक्वल टू 0, और M और N क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, वो पहले ही बोल रखा है। वैसे भी जानते हैं L M N क्या होता है, अपना डायरेक्शन कोसाइन आता है। तो दो डायरेक्शन कोसाइन का मल्टीप्लीकेशन 0 होना, दो डायरेक्शन कोसाइन का मल्टीप्लीकेशन 0 होने का मतलब क्या हो कि एक बार M 0 हुआ होगा और एक बार N 0 हुआ होगा, एक बार M 0 हुआ होगा, एक बार N 0 हुआ होगा, तो दो केस बनेगा, समझ गए। आसान क्वेश्चन है, अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या लेते हैं, केस 1 में क्या लेते हैं, M का वैल्यू क्या करते हैं, 0, समझ गया। M का इसको मान लो फर्स्ट, किसको, इसी को मान लो फर्स्ट, समझ गया। तो M का वैल्यू क्या कर लिए, मार्क। अपने को पता है कि अगर हम लोग क्या फाइट कर रहे हैं कि अगर डायरेक्शन कोसाइन मिल गया दोनों लाइन का तो हम लोग एंगल निकाल देंगे, यानी फाइट किसके लिए कर रहे हैं, L M N निकालने के लिए फाइट कर रहे हैं। तो अपने का पहला केस में M का वैल्यू 0 हो गया, यानी डायरेक्शन कोसाइन पहला लाइन का 0 हो गया। तो अच्छा, M का वैल्यू 0 होते ही M का वैल्यू 0 रख दो, फ्रॉम 1 से क्या बन गया, फ्रॉम 1 से M का वैल्यू 0, तो N बराबर माइनस L हो गया, N बराबर माइनस L, एंड वी नो दैट, एंड वी नो दैट, एक कंडीशन अपने को बचपन में याद किए होंगे कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाँ क्या याद किए थे ना, गधा सुअर सब पकड़ी है तुम लोग, 1 1 1 वन 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 गधा। बचपन में अभी यही शुरू वाला लेक्चर में एक जानता है, कल मूवी देख रहे, पता नहीं मूवी देख रहे थे क्या, किस अपना पता नहीं क्या, पता नहीं बोलता है ना क्या कि जिसको याद रखना चाहते हैं वो तो याद नहीं रहता, और जिसको याद नहीं रखना, जिसको भुलाना चाहते हैं हम लोग, वो बार बार याद आती रहती है। हाँ तो वैसा तुम लोग के साथ नहीं ना है, हाँ कि दूसरा को याद करने के चक्कर में ही भूला जाओ, समझ रहे ना बात को। अच्छा चलो बात करते हैं कि L स्क्वायर प्लस M, केस 1 के अंदर देखना, आप कुछ लिखो नहीं, लिखने मना किए ना, लिखो नहीं, समझो सिर्फ क्या लिख रखे हैं, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1। इसमें पता है कि M का वैल्यू 0 होगा और N के स्थान पर माइनस L पुट कर देते हैं, समझ गया। तो M के स्थान पर 0, L के स्क्वायर के नाम पर L स्क्वायर,
m का स्क्वायर पर 0 और n के स्थान पर माइनस l का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यानी 2l स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि l इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइन लिख लेते हैं फर्स्ट लाइन का। हाँ, तुम स्टार्ट किसी से भी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गया। तुम मान चलो यहां से लेते हैं 1/√2 इसका वैल्यू, एक बार 1/√2, तो ये l का वैल्यू हो गया। तो m का वैल्यू क्या आ गया, m का वैल्यू पहले ही 0 बोल रखे हैं, 0। तो n का वैल्यू क्या आएगा, -1/√2। देखो इन दोनों में रिलेशन क्या है, n और l में रिलेशन क्या है, l m n। तो एक अगर पॉजिटिव लेंगे तो एक निगेटिव लेंगे, तो क्या आ जाएगा, -1/√2 आ जाएगा। अगर और लिखना चाहता है, और करके लिखना चाहता है, तो एक वैल्यू क्या आ जाएगा कि अगर यहां पर -1/√2 लगाते हैं तो यहां 0, तो यहां पर 1/√2 हो जाएगा, क्योंकि देखो ना m और n में क्या एक पॉजिटिव होगा तो एक निगेटिव होगा, समझ गया। लेकिन उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम दोनों में किसी से लेगा ना तो आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर कंसेप्ट है, यहां तक अब नोट कर लो तुम लोग। हाँ, पॉज कर लो। केस 2 में इसका क्या हो जाएगा, केस 2 में n का वैल्यू 0 ले लें, n का वैल्यू 0, n का वैल्यू 0 लेते हैं, फ्रॉम 1 से क्या बन जाएगा अपना, n का वैल्यू 0 लेते ही m इज इक्वल टू -l, यानी कि अगर एक पॉजिटिव लेंगे तो एक निगेटिव रहेगा, समझ गया। और आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बार बार बोल रहे हैं हम। तो ये बन गया, फिर लिख लेते हैं क्या कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आते ही l का वैल्यू क्या लगते हैं, m l का l ही रहने देते हैं, l स्क्वायर को क्या रहते हैं, l स्क्वायर। m का वैल्यू अब क्या आ जाएगा, बोलो l ही स्क्वायर आ जाएगा, देखो ना, अरे माइनस भी तो स्क्वायर क्या आ जाएगा, l स्क्वायर। अब n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि अब फिर से l इक्वल टू कितना आ गया, +-1/√2। तो अब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ क्या लाइन क्या आ जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएगा, सेकंड लाइन का। हाँ, फिर से एक बार बोले ना कि एक सेलेक्ट कर लो, हाँ प्लस लेना है कि माइनस लेना है, तो प्लस लेते हैं फिर से, समझ गया। तो 1/√2 और तो अब l m, तो m क्या हो जाएगा, -1/√2। देखो ना l और m में एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, और n का वैल्यू क्या हो चुका है, 0, समझ गया। और करके अगर माइनस लेता है तो यहाँ पर -1/√2 आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/√2 और 0। हाँ, तो इससे भी आंसर निकालेगा तो वही आएगा। हाँ, यहाँ पर ये 0, तो यहाँ पर 1/√2, समझ गया। अच्छा, अब डायरेक्शन कोसाइन जब दोनों का मिल ही गया है, दोनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइन आ गया है, तो अब cos थीटा निकाल लेते हैं सीधा। हाँ, तो cos थीटा आपको याद है ना, आपको याद होगा, कोसाइन के टर्म में याद होगा, चाहे नहीं तो रेशियो के टर्म भी याद है, चाहे वेक्टर में लिख लो। देखो तू सोच रहा होगा कि आप तो सर बोले थे फार्मूला नहीं याद करने के लिए, आप तो सर फिर तो हम तो याद किए ही नहीं, आप लोचा फंसा दिए। तो आपने पता है कि जब भी डायरेक्शन कोसाइन लिखते हैं तो उसके ऊपर रेशियो रहता है, रहता है। तो इसका रेशियो कितना है, 1 0 -1, और इसका भी रेशियो क्या है, -1 0, सॉरी इसका प्लस वाला लेना है ना, ऐसा नहीं कि एक बार माइनस लो तो एक प्लस ले लो, समझ गया। तो इसका तो हाँ, तो इसका वेक्टर क्या बन जाएगा, इसका i 0j और माइनस के, इसका क्या बन जाएगा i, हाँ, और दोनों का डॉट मैग्नीट्यूड कर देगा तो आंसर वही आ जाएगा। हाँ, ऐसे तो अपना सबसे आसान फिलहाल यही लगेगा क्या, L1 L2 प्लस M1 M2 और प्लस N1 N2, यही आसान लगेगा फिलहाल, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्ट हाथ लग रखा है ना। तो क्या आ जाएगा, L1 L2 प्लस वाला, तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, सॉरी 1/2 आ जाएगा, 1/√2 इंटू 1/√2, 1/2 M1 M2 0 आ जाएगा, N1 N2 0, यानी कि आंसर क्या हो गया, 1/2 cos थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, π/3 आ जाएगा, 60 डिग्री। इससे भी देखो करेगा कि इससे भी आंसर वही आना चाहिए था, आ जाएगा। देखो इसका और इसका करेगा कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, इसका 0, इसका 0, वही आ गया। अच्छा, सोच रहा होगा कि डायरेक्शन रेशियो वाला हमको नहीं समझ में आएगा क्या बोल रहे थे, तो अब देखो बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो वाला। cos थीटा इक्वल टू, देखो ये क्या है बोलना, इसका डॉट इसके साथ होगा तो क्या आएगा, इसका डॉट इसके साथ होते हैं क्या आ जाएगा, इसका ऊपर है, इसके साथ 1 आ जाएगा, इसके साथ 1, तो 1 ले लेते हैं, इसके साथ 0, ऊपर वाला खाली ऊपर वाला का देखना, समझ गया, इसके साथ 0, इसके साथ भी 0, तो ऊपर सिर्फ 1 रह गया। और नीचे क्या लिखा था, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका पहले बोलो, ऊपर का मैग्नीट्यूड √2 और ऊपर का भी √2, 1/2 आ गया। तो कहाँ फॉर्मूला तुमको रटवा रखे हैं ये वाला, हम क्या बोले थे, आपको याद होगा कि डायरेक्शन रेशियो को ऊपर वाला ही क्या रहता है, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन का ऊपर वाला क्या रहता है, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो के रिस्पेक्ट में क्या लिख सकते हो, वेक्टर। तो दो वेक्टर मिल गया, एक ऊपर वाला वेक्टर, एक ये वाला वेक्टर, दोनों का डॉट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। ठीक है सर। हाँ, तो हम लोग यहीं पर क्लास रखते हैं, कल हम लोग आपके क्यूबॉइड पढ़ाएंगे, समझ गए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, उस पर क्वेश्चन है, समझ गए।
ठीक है सर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय बाय।